हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अपने चैनल वीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे ये इतिहास का पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद जो है इस पहला चैप्टर है और ये आपको हम इस चैप्टर को संक्षिप्त में बताएंगे और इस पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन को आपको बताएंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का कहानी का संक्षिप्त आपको बताते हैं। सबसे पहले ये समझिए, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप एक महादेश है, राष्ट्रवाद बने वहाँ की लोग। जितना भी कोई भी आंदोलन हुआ है सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ, सबसे पहले यूरोप में हुआ है। सबसे पहले यूरोप में हुआ है बाबू, याद रखिएगा। उसी के देखकर अगल बगल के देश, महादेश सब सीखे हैं कि राजा के खिलाफ छात्र आंदोलन किया है तो छात्र को न्याय मिला, किसान आंदोलन किया है तो किसान को न्याय मिला। तो पड़ोसी देश, पड़ोसी महादेश सभी उन्हीं के देखकर अपना देश में भी आंदोलन किए हैं। समझ गए? बस एक मेन पॉइंट समझिए, जितना भी खेला हुआ है सरकार और राज के खिलाफ सबसे पहले यूरोप में हुआ है। यूरोप के देख के ही अगला महादेश हो या देश हो उसी को देखकर ये भी अपना खेला राजा और सरकार के खिलाफ स्टार्ट किए हैं। आते हैं, सबसे पहले परिचय आपको देते हैं। कह रहा है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने देश के प्रति लगाव हो, प्रेम हो, उसी को की कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। इसके अंतर्गत भाषाई, नस्ल और आवासीय आधार पर राष्ट्र का निर्माण होता है। भाषा के आधार पर, नस्ल मतलब कि धर्म है न, और आवास, रहन सहन के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होता है। यद्यपि राष्ट्रवाद की अवधारणा पुनर्जागरण काल में ही जन्म ले चुकी थी। राष्ट्रवाद की भावना जो है, अवधारणा जो है, वो पुनर्जागरण काल में ले चुकी थी, परंतु 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। 18वीं शताब्दी बोले तो 1700 ईस्वी और 19वीं शताब्दी बोले तो 1800 ईस्वी। शताब्दी एक होता है, जैसे अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है, 2020 है ना, 2020 के 21 में 22-23 चल रहा, तो समझिए 21वीं शताब्दी है। इसका आरंभ फ्रांस की 1789 ईस्वी में महान क्रांति से माना जाता है। 1789 में जो क्रांति हुई तो सबसे पहले उसी से स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे पोलैंड, हंगरी और यूनान को ग्रीक कहते हैं भी राष्ट्रवाद का लहर में समाहित हो गए। फ्रांस के साथ साथ कौन सी? पोलैंड, हंगरी और यूनान, ये सब उसमें समाहित हो गए। फ्रांस में राष्ट्रवाद, सबसे पहले फ्रांस में राष्ट्रवाद हुआ। याद रखिएगा, इंग्लैंड जो है यूरोप में पड़ता ही है। इंग्लैंड पूरा दुनिया पर शासन किया, मगर इंग्लैंड पर शासन करने वाला एकमात्र देश वो फ्रांस है। सबसे पहले सब कुछ अपनाया वो, सरकार से लड़ा, सरकार के खिलाफ किया, सरकार बनाया, सब कुछ फ्रांस सबसे पहले किया है। फ्रांस क्रांति के समय वहां का राजा लुई 16वां निरंकुश एवं तानाशाह शासक था। निरंकुश के मतलब उसके अंदर कोई दया नहीं, और तानाशाह जो मन उसका जो करता था। वो बुर्बो राजवंश का था। लुई 16वां किस राजवंश का था? बुर्बो राजवंश का था। क्रांति द्वारा तानाशाही को समाप्त कर जनता ने सत्ता अपने हाथों में ले लिया। वहां के जनता जागरूक होकर सरकार से लड़ा, सरकार ने राजा से लड़ा और अपना सत्ता जो अपने हाथ में ले लिया। नए संविधान बनाकर सभी नागरिकों को समान अधिकार एवं समता पर बल दिया गया। समान अधिकार और समता पर बल दिया गया, छुआछूत को खत्म किया। पुरानी संस्था स्टेटस जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन किया गया। जो पुराना उसका अथी था उसको खत्म करके नेशनल असेंबली बनाया, मतलब संसद भवन बनाया। मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। इसमें दो बातें पर बल दिया गया। संप्रभुता राज में निहित हो, संप्रभुता राज में निहित मतलब उस राज में वो सब लोग उससे जुड़े रहेंगे। नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है ना, ये दो चीज पर बल दिया गया है ना। 21 जनवरी 1793 ईस्वी में लुई 16वां को गिलोटीन पर चढ़कर फांसी दे दी गई।
उसको फांसी पर चढ़ा दिया। साथ ही क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि फ्रांस राष्ट्रवाद, फ्रांसीसी राष्ट्र माने देश होता है, राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। सब फ्रांस का ही सोच था। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रसार किया, पूरा यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद की प्रसार किया। रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई। इसके साथ ही यूरोप में नई व्यवस्था की, रूढ़िवादी का मतलब पुराना व्यवस्था से जो चलते आ रहा है, नई व्यवस्था की स्थापना के साथ फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियों को बदलने का प्रयास किया गया। इस वर्ष ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना नगर में नेपोलियन को पराजय करने वाले प्रमुख राष्ट्रों ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसे वियना कांग्रेस कहा जाता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी में जो ये सब घटना घटा, इसी को क्या कहेंगे, वियना कांग्रेस कहा गया। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने थी। वहां के राजा मेटरनिक था, मेटरनिक थे। वियना की संधि, अब वियना की संधि जो है ना, ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना, उसकी संधि माने मतलब मेल मिलाप। इस संधि का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोप में हुए परिवर्तनों को समाप्त कर पूर्व के शक्ति संतुलन को बनाए रखना था। वियना कांग्रेस ने नेपोलियन युग की समाप्ति एवं मेटरनिक युग का आरंभ हुआ। नेपोलियन युग की समाप्ति कर दिया और मेटरनिक युग जो सही नहीं था, मेटरनिक युग शुरू कर दिया, नेपोलियन युग को दबा दिया। वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय तो हुई, परंतु यह अस्थायी था। क्या था? यह अस्थायी था। अस्थायी थी। शीघ्र ही संपूर्ण यूरोप राष्ट्रवाद की लहर में समाहित हो गया। फिर वहां राष्ट्रवाद का लहर पूरे जनता के खून में दौड़ने लगे। मेटरनिक व्यवस्था, देखिए मेटरनिक व्यवस्था क्या था, कितना घोर अन्यायी था। वियना कांग्रेस एवं यूरोप व्यवस्था स्थापित करने में मेटरनिक का प्रमुख भूमिका थी। इसकी नीति का मूल मंत्र था शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो। कितना बड़ा शासन था मेटरनिक का, कितना बड़ा गलत सोच था। शासन करो मगर कोई परिवर्तन उसमें ना दो, जहां पर जो जनता है वहीं पर उसको रहने दो। उसने सभी राज्यों में निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया। ऑस्ट्रिया के ही समान जर्मनी और इटली में भी राष्ट्रवादी गतिविधियों पर निरंकुश लगाया गया। मेटरनिक के प्रयासों के बावजूद राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी भावनाओं का पूरी तरह दमन नहीं हो सका, मत पूरा तरह से क्रांतिकारी को मिटा नहीं सका। इटली के विख्यात क्रांतिकारी मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठन की स्थापना की। याद रखिएगा, यहाँ पर दो चीज याद रखिएगा, दोनों चीज पूछता है। यंग इटली का स्थापना मेजनी और यंग यूरोप की स्थापना भी मेजनी। 1848 ईस्वी में वियना में खुले संघर्ष के बाद मेटरनिक ने अपने पद को त्याग दे दी। पूरा उस पर क्रांतिकारी पूरा जोड़ दिया, उस पर लड़ाई उड़ा करने लगा, पूरा लड़ने लगा, तो वो त्याग पत्र दिया। ऑस्ट्रिया छोड़कर वह लंदन चला गया। इस प्रकार मेटरनिक युग का अंत हो गया। मेजनी के कारण ही वहां मेटरनिक युग का अंत हुआ। 1830 में यूरोपीय क्रांति, यहाँ फ्रांस की जुलाई क्रांति। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी में स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। 1824 ईस्वी में लुईस 18वां की मृत्यु के बाद चांसलर दसम को फ्रांस का राज सिंहासन मिला। वह स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन था। अपने जो मन करता था वही करता था, वह स्वेच्छाचारी। उनका कहना था मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। मतलब उनका था कि हम दूसरे जैसे शासन कर रहा है वैसे नहीं करेंगे, अगर वैसे उससे अच्छा है कि हम लकड़ी काट लें, मगर वैसा शासन हम ना करें, हमारा जो इच्छा है वही हम करेंगे। नागरिक स्वतंत्रता का हनन किया गया तथा प्रेस और भाषण पर पाबंदी लगा दिए गए।
प्रेस माने दिखावे बुराई, उसका जो प्रेस मीडिया जो दिखाएगा उस पर पाबंदी लगा दी। फलतः चांसलर का विरोध होने लगा तो उन्हें 1830 ईस्वी में नेक को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नेक ने 4 अध्यादेश जारी किया जिसकी चारों ओर घोर प्रतिक्रिया हुई, मतलब घोर विरोध हुआ। फलतः 26 जुलाई 1830 ईस्वी को पेरिस की जनता ने विद्रोह कर दिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस की जनता ने विद्रोह कर दिया। जनता ने पेरिस पर अधिकार कर लिया और पेरिस पर अधिकार भी कर लिया। 31 जुलाई को गद्दी छोड़कर चांसलर दशम ने इंग्लैंड भाग गया। जुलाई क्रांति का प्रभाव जुलाई क्रांति का प्रभाव अन्य यूरोपीय राष्ट्रों पर भी पड़ा। जब वो क्रांति हुआ तो अन्य यूरोप राष्ट्र बने देशों, फ्रांस यूरोप में जितना भी देश उसका प्रभाव उस पर भी पड़ा। मेटरनिक ने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। बाप रे बाप, कितना बड़ी बात है कि मगर कहने का मतलब हो गया कि अगर फ्रांस सीखता है ने, फ्रांस कुछ करता है तो जितना भी यूरोप के देश में है सब में कुछ ना कुछ वहाँ होता है। मेटरनिक की इस युक्ति को 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने प्रमाणित कर दिया। यूरोप के अन्य राष्ट्रों में निरंकुशवाद का विरोध होने लगा। शीघ्र ही अन्य देशों में भी क्रांति का व्यापक प्रभाव यूनान, पोलैंड, हंगरी, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, पोलैंड, जर्मनी एवं इटली पर पड़ा। कहने का मतलब हो गया जब मेटरनिक कहा था कि फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप देशों में सर्दी या जुकाम हो जाता है, कहने का मतलब हो गया सबसे पहले फ्रांस जो है निरंकुश राजा और तानाशाह राजा को हटाया तो उनके इर्द गिर्द जितना भी देश था सब ये वही करके वहाँ की राजा को हटाने लगा। 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम और महत्व। 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम और महत्व। 1830 ईस्वी को क्रांतियों ने यूरोप में स्थापित मेटरनिक व्यवस्था एवं वैधता के सिद्धांत को गंभीर चुनौती दी। यह क्रांति संपूर्ण यूरोप में प्रभावित किया। क्या कहा? 1830 ईस्वी को क्रांतियों ने यूरोप में स्थापित मेटरनिक जो व्यवस्था था एवं वैधता के सिद्धांत को गंभीर चुनौती दी, मतलब उसके जितना भी नियम कानून थे उसके खिलाफ गंभीर से पूरा जनता लिया। इस क्रांति संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया और वह क्रांति पूरे यूरोप के देशों में फैल गया। राजशाही और चर्च का प्रभाव कमजोर पड़ा, इसलिए जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इटली के एकीकरण 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही इटली में राष्ट्रीयता की विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटना का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। इटली विजय के बाद नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया गया: सिसपाइन गणराज्य, लिगुलियन तथा ट्रांसपेडेन। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्रों में एक शासन के अधीन लिया। नेपोलियन के पतन 1814 में के बाद वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली में पुराने रूप से लेने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्य पिडमाउंट और सिरडीनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण का दिशा तय होने लगा। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण, इटली जब मिला, जो टुकड़े में बांटे हुआ था राजा वहाँ के, तो उसको सबके मिलाने का सबसे मुख्य श्रेय मेजनी को कहा जाता है, कहते हैं, इसलिए इसको पैगंबर और मसीहा कहा जाता है। वह दार्शनिक, लेखक, राजनेता, गणतंत्र का समर्थक और कर्मठ कार्य करता था। अपने देश के लिए सब कुछ वो जितना चीज़ है वो बहुत अच्छा तरह से काम किए। सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, परंतु ऑस्ट्रेलिया के
हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। मतलब कि इटली के एकीकरण में सबसे पहला योगदान मेजनी दिया, इसलिए उनको पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। लेकिन वहाँ के चांसलर जो था, इसकी सोच को कुचल दिया गया, दबा दिया गया। इस प्रकार मेजनी का पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया, वहां से चला गया। पलायन करके मतलब किसी दूसरे देश में चला गया। अब आया उनके बाद माउंट काबूर। काबूर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया। अतः उसने फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853 से 54 में क्रीमिया युद्ध में उन्होंने फ्रांस का साथ दिया। इसी बीच 1869 से 90 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवादों के कारण युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन ने फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। जब युद्ध हुआ तो फ्रांस ने वहां अपनी सेना, जिस कारण ऑस्ट्रिया बुरी तरह पराजित हो गया। जब सबसे पहले वहां का यूरोप में सबसे पहले विकसित और बढ़िया सोच और निरंकुश राजा को खत्म करने वाला फ्रांस था, तो उसके पास पूरा बल था। जिस देश के सपोर्ट करता वो भारी पड़ ही जाता बाबू। 1860 से 61 ईस्वी में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों, मतलब छोटे छोटे देश ने छोटे छोटे टुकड़ा में छोटा छोटा राज्य जो था उसको क्या किया? मिला लिए। जैसे परमा, मोडेना, टस्कनी आदि को मिला लिया। समझ गए? इतना देश को मिला लिया। अब आए गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा इटली का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उन्होंने सिसिली तथा नेपल्स में गणतंत्र की स्थापना की। दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया तथा अपनी सारी संपत्ति भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ऐसा नेता होना चाहिए, समर्पित कर दिया, जो अपनी जितना भी कमाया सब देश को दे दिया। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी सबसे पहले, काउंट काबू दूसरा में, गैरीबाल्डी लास्ट में आके किया। जैसे राष्ट्रवादी नेता विक्टर इमैनुएल जैसे शासकों को योगदान के कारण पूरा हुआ। इमैनुएल भी उसमें योगदान दिया। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी मध्यकाल मतलब 800 ईस्वी में सरलमा के नेतृत्व में संग्रहित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ व्यवस्था में रहा। आधुनिक युग के आते आते जर्मनी लगभग 300 राज्यों में विखंडित हो गया, 300 राज्यों में टूट गया। जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। इसी दौरान जर्मनी में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे ही गेल, काउंट हम्बोल्ट, अनडर्ट, जैकब ग्रिम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने जालवेरिन नामक संघ बनाया, जो जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचल कर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। के जालवेरिन, ये वहाँ का जर्मन व्यापारियों ने जालवेरिन नामक संघ बनाया। वहाँ का व्यापारी ने एक जालवेरिन नामक संघ बनाया, जो जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचल दिया गया। वहाँ के क्षेत्रीय जो दल था, जो भी लोग ढंग के थे, उसको दबा दिया, राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। बिस्मार्क आ गया। बिस्मार्क हिगेल के विचार से प्रभावित था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। बिस्मार्क है ना, जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। और इटली के एकीकरण में
मेजनी कॉनकाबू गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी लास्ट में एकीकरण कर ही दया। इसमें सबसे पहले बिस्मार्क की आती है। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण हेतु रक्त एवं लौह की नीति की अवलंबन किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, या कथन किसने दिया, तो बिस्मार्क ने दिया। क्या दिया, बिस्मार्क ने दिया। नीति का अवलंबन किया। उद्यमी बिस्मार्क ने नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया के युद्ध करना अवश्य भावी था, मतलब कि पूरा तरह से तैयार नहीं था, परंतु वह ऑस्ट्रेलिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। अतः पूर्व में ही वह फ्रांस से समझौता कर लिया। सबसे पहले वो फ्रांस से समझौता कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया पर्सा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहे। इसके लिए उसने फ्रांस को भी कुछ क्षेत्र देने को वादा किया। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर एम्यूअल को से भी संधि कर ली। ऑस्ट्रेलिया में 1866 ईस्वी में पर्सा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा की। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में 1866 ईस्वी में पर्सा के खिलाफ सेडोवा का युद्ध की घोषणा की। सेडोवा के युद्ध की घोषणा कब हुआ, 1866 में घोषणा कर दी। और ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर बुरी तरह पराजित हो गया। दो तरफ से देश को उसके खिलाफ युद्ध करने के अथी कर दिया, दोनों तरफ बट गया सेना, बुरी तरह वो पराजित हो गया, हार गया। 19 जून 1870 ईस्वी में फ्रांस के शासन नेपोलियन की पर्सा के खिलाफ सेडोन की लड़ाई में जबरदस्त हार हुई। क्या बोले, फ्रांस के शासकीय नेपोलियन की पर्सा के खिलाफ सेडोन की लड़ाई में जबरदस्त हार हुई। 10 मई 1871 ईस्वी की फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हुई। चलिए, शांति स्थापित हो गई। समझ गए, ये हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद का संक्षिप्त। अब इसके बाद हम इस पर बताएंगे क्या, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। समझ गए, अगला वीडियो के लिए तैयार रहें। इसको 1 से 2 बार सुने, आपको जरूर फायदा होगा जब ऑब्जेक्टिव आप बनाएंगे उस समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।